हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास भाग 3 मौलिक अधिकार को क्लियर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकार को शुरू करते हैं। भाग 3 स्टूडेंट, इससे पहले हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में था नागरिकता के बारे में। भाग 3 में स्टूडेंट क्या है, तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब स्टूडेंट होता है मूल अधिकार। तो स्टूडेंट, भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं? भाग 3 में अनुच्छेद हैं 12 से लेके 35 तक। 1 से 4 तक भाग 1 में थे, और 5 से 11 तक भाग 2 में थे, जैसा कि हम आपको बताए थे। भाग 3 में स्टूडेंट जो अनुच्छेद हैं 12 से लेके भाग 3 में स्टूडेंट अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, और भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट, मूल अधिकार जो हैं वो 12 से 35 तक हैं। वास्तव में जो मूल अधिकार हैं वो स्टूडेंट अनुच्छेद 14 से 32 तक हैं। तो स्टूडेंट 12, 13 में, और अनुच्छेद 33, 34, 35 में क्या है, तो स्टूडेंट जो अनुच्छेद 12 और 13 हैं इसमें स्टूडेंट मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई चीज़ें बताई गई हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट अनुच्छेद 33 है, 34 और 35 है, इसमें भी मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई चीज़ें बताई गई हैं। तो स्टूडेंट एक एक करके अनुच्छेद को अच्छे से समझते हैं। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है और ये किसने दिए हैं। तो स्टूडेंट इसको हम समझते हैं। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। स्टूडेंट, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। जी हाँ दोस्तों, अधिकार पत्र। तो अधिकार पत्र का मतलब क्या है? तो सबसे पहले स्टूडेंट 1215 ईस्वी में अमेरिका ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, और वो अधिकार जिस लेटर पर लिख के दिए थे उसको अधिकार पत्र कहा गया था। और स्टूडेंट उस अधिकार पत्र को दूसरे शब्दों में मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। तो स्टूडेंट जो मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधान ने भारत की जनता को दिए हैं। चूँकि वो अधिकार हैं इसलिए स्टूडेंट उन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं, या ऑप्शन में रहेगा मूल अधिकार को कहते हैं। तो स्टूडेंट भाग 3 या मूल अधिकार, ये दोनों तरीके से रह सकता है ऑप्शन में, या स्टूडेंट अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक को मैग्ना कार्टा कहते हैं, इस तरीके से भी ऑप्शन में हो सकता है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं तथा इनकी प्रकृति निषेधात्मक है। तो स्टूडेंट जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट। और इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो निषेधात्मक होती है। तो स्टूडेंट अभी हम मौलिक अधिकार को समझेंगे एक एक करके। निषेधात्मक का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। अर्थात जो मौलिक अधिकार हैं उन सभी मौलिक अधिकारों में निषेधात्मक बात कही गई है। जैसे राज्य आपके खिलाफ ऐसा नहीं करेगा, राज्य आपके लिए ऐसा नहीं करेगा, राज्य आपसे इस तरीके की अपेक्षा नहीं रखता है। स्टूडेंट ये नहीं शब्द जिसमें बताया गया है, इसलिए इनकी प्रकृति को निषेधात्मक कहा गया है। तो स्टूडेंट अगर अब पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है। स्टूडेंट जो अधिकार होते हैं वो दो तरीके के अधिकार होते हैं। एक मौलिक अधिकार के रूप में है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में है। तो स्टूडेंट ये जो दो मौलिक अधिकार हैं, इनमें से जो मूल अधिकार हैं इनकी प्रकृति निषेधात्मक है, और जो दूसरे प्रकार के अधिकार होते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में, उनकी जो प्रकृति होती है उनकी प्रकृति सकारात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव होती है। तो स्टूडेंट हम उनको भी आगे पढ़ेंगे। अभी हम मौलिक अधिकार पे हैं, अर्थात मूल अधिकार पे हैं, तो इनको समझेंगे। स्टूडेंट मौलिक अधिकार हैं क्या, इनको समझते हैं। वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के बाद स्वतः प्राप्त होते हैं, ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इनका संरक्षक SC/HC होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझते हैं। वे अधिकार जो जन्म के बाद स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। और स्टूडेंट जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं ये कौन देता है? तो स्टूडेंट भारत का संविधान मूल अधिकार देता है। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार को कौन देता है? 4 ऑप्शन रहते हैं: संसद,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संविधान। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। हमें संविधान मूल अधिकार देता है, इसलिए हमारे मूल अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता। स्टूडेंट आगे लिखा है इसमें, इनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्टूडेंट राज्य का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसा कि हम अनुच्छेद 12 में राज्य को अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको बताते हैं राज्य का मतलब है सरकार से। जैसे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है या कोई सरकारी संस्था है। राज्य शब्द का मतलब सरकार से है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लोकल सरकार हो या कोई सरकारी संस्था हो, ये कोई भी आपके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इनका संरक्षक SC/HC होता है। स्टूडेंट इनका संरक्षक कौन होता है, जैसे मान लीजिए किसी के मौलिक अधिकार को किसी सरकार ने बाधित कर दिए या रोक दिए, तो इन मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होगा, यानी कि आपको ये प्रोवाइड कौन करवाएगा मौलिक अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाएंगे। अर्थात मौलिक अधिकार का जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। आई होप स्टूडेंट मौलिक अधिकार को आप अच्छे समझ गए होंगे। मौलिक अधिकार कौन देता है, तो मौलिक अधिकार संविधान देता है। मौलिक अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो इनका संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाएंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार शेष हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार शेष बचे हुए हैं। तो स्टूडेंट हम इनको समझते हैं 7 कौन कौन से थे और वर्तमान में 6 कौन कौन से शेष हैं। नंबर 1 स्टूडेंट समानता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है और समानता का जो अधिकार है इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो स्टूडेंट 14 से 18 तक समानता के अधिकार में अनुच्छेद आते हैं। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्टूडेंट स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, 19 से 22 तक अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्टूडेंट अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। नंबर 5 है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो स्टूडेंट जो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है इसमें अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं। तो स्टूडेंट जो छठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। तो स्टूडेंट संपत्ति के अधिकार को समाप्त क्यों किया गया, क्योंकि स्टूडेंट जैसा कि हम आपको अभी बताए थे, जो मौलिक अधिकार होते हैं इनका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट क्या हुआ जब हमारा देश, तो स्टूडेंट 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय स्टूडेंट इस देश में विकास करने के लिए बहुत सारी ज़मीन की आवश्यकता थी सरकार को। तो स्टूडेंट सरकार विकास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई भी चीज़ को बनाना है तो आपको ज़मीन तो लेनी ही पड़ेगी। तो स्टूडेंट ज़मीन का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार में था, यानी कि सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, इसलिए स्टूडेंट विकास नहीं कर पा रही थी। इसलिए स्टूडेंट क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारी संसद है, संसद ने मौलिक अधिकार में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में जो संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया। और इसको कहाँ रख दिया है, तो स्टूडेंट इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया है। और स्टूडेंट 300A में जहाँ रखा है उसको कौन से अधिकार में जोड़ा है, उसको कानूनी अधिकार में जोड़ा है, जिसको विधिक अधिकार भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया गया है, तो संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है। ये अनुच्छेद 31 में था। कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया है, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में समाप्त किया है। और इसे अब कहाँ जोड़ दिया गया है, तो इसे स्टूडेंट भाग 12 के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है और स्टूडेंट कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब कौन सा अधिकार बन गया है, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार से हटके कानूनी अधिकार बन गया है। स्टूडेंट मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और कानूनी अधिकार का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट सरकार जब चाहे तब आपकी ज़मीन या कोई भी चीज़ हो वो ले सकती है। तो स्टूडेंट जब भी ज़मीन की ज़रूरत होती है सरकार को, आपने देखा होगा पटरी निकालना है या स्टेशन बनाना है या कोई भी काम करना है, तो सरकार उस ज़मीन को ले लेती है
हर्जाना देना चाहे तो हर्जाना दे देती है, चाहे तो हर्जाना भी नहीं देती है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने सुना होगा, तो इसी को कानूनी अधिकार कहते हैं। अगर स्टूडेंट संपत्ति मौलिक अधिकार में ही रहती तो सरकार कभी भी आपकी ज़मीन को नहीं ले सकती थी, लेकिन ज़मीन को नहीं ले सकती थी तो देश में विकास नहीं हो पाया, और विकास करने के लिए ज़मीन बहुत ही अनिवार्य थी। इसलिए स्टूडेंट हमारे मौलिक अधिकारों में संसद ने संशोधन किया। और कौन सा संशोधन किया? तो 44वां संशोधन किया। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट जो 7वां मौलिक अधिकार है उसको समझते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो स्टूडेंट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में है। तो स्टूडेंट ये 7 मौलिक अधिकार थे हमारे मूल संविधान में। तो स्टूडेंट एक मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। कब हटाया गया? यहाँ से सभी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हम आपको बताए थे, भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद शुरू होते हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक शुरू होते हैं। 12 और 13 में मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उनको समझते हैं। मूल रूप से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से शुरू हुए हैं? वो 14 से शुरू हुए हैं और 32 पे जाके ख़त्म हुए हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट अनुच्छेद 12 और 13 को समझते हैं, फिर हम मुख्य रूप से जो मौलिक अधिकार हैं उनको समझेंगे। तो अनुच्छेद 12 में क्या है स्टूडेंट? राज्य की परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि राज्य शब्द की परिभाषा या राज्य की परिभाषा कहाँ पर बताई गई है? तो अनुच्छेद 12 में बताई गई है। तो राज्य की जो परिभाषा बताई गई है वो राज्य है क्या, इसको समझते हैं। संघ या राज्य या स्थानीय सरकार। जी हाँ दोस्तों, जैसे संघ सरकार है या राज्य सरकार है या स्थानीय सरकार है, इन सभी सरकारों को हम कहाँ रखते हैं? राज्य में रखते हैं। या कोई सरकारी संस्था है। तो स्टूडेंट जो मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर राज्य शब्द का मतलब है सरकार से, या केंद्र सरकार होगी या राज्य सरकार होगी। जैसे कि आपसे कहा जाए कि राज्य ऐसी अपेक्षा नहीं करता है, इसका मतलब सरकार आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करती है, या कोई सरकारी संस्था ऐसी अपेक्षा नहीं करती है, इसका मतलब ये है। तो राज्य का, तो स्टूडेंट राज्य शब्द की परिभाषा आप समझ गए होंगे। राज्य का मतलब है कोई भी सरकार या कोई भी सरकारी संस्था। अनुच्छेद 13 में क्या है, इसको समझते हैं। मूल अधिकारों को कम करने वाली विधियों का असंगत होना। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं, जो मूल अधिकार हैं यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं स्टूडेंट, हम आपको अभी बताए हैं वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। हमारी संसद कोई सा कानून बनाती है और वो कानून हमारे इन 6 मौलिक अधिकारों में बाधा उत्पन्न करते हैं या हमारे मौलिक अधिकारों का प्रभाव खत्म करते हैं। तो जो संसद ने कानून बनाया है, तो स्टूडेंट उस कानून के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? हम स्टूडेंट कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोई विधि मूल अधिकारों को कम कर रही है, तो जैसा कि स्टूडेंट हमारी संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जिस कानून से हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं या हमारे मौलिक अधिकारों में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो स्टूडेंट क्या हो सकता है? तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन करेगी। स्टूडेंट अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13 में ये है कि मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया और वो कानून हमारे मौलिक अधिकार जो 6 हैं उन मौलिक अधिकारों का प्रभाव खत्म कर रही है या हमारे मौलिक अधिकारों में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो स्टूडेंट हम कहाँ जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत जो भी संसद ने विधि बनाई है, जो भी कानून बनाया है, उसका रिव्यू करेगा। जो विधि बनाई है संसद ने, उस विधि का पुनरावलोकन करेगी। तो स्टूडेंट जो विधि हमारी संसद ने बनाई है उस विधि का पुनरावलोकन न्यायपालिका करेगी। और न्यायपालिका केवल पुनरावलोकन ही नहीं करेगी, अगर उसे ऐसा लगता है जो भी ये विधि बनाई गई है, ये विधि मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उस विधि को ख़त्म भी कर सकती है। तो स्टूडेंट ये न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है। तो अधिकार ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 13 के तहत है। स्टूडेंट इससे जुड़ा हुआ हम आपको कुछ 2-3 पॉइंट हैं उसको समझाते हैं। एक 1951 में केस आया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद एक व्यक्ति थे स्टूडेंट, उन्होंने एक याचिका दायर की और स्टूडेंट न्यायपालिका से शंकरी प्रसाद जी ने पूछा कि ये बताइए कि जो संविधान में कोई सी विधि बने संसद के द्वारा, उसका तो आप पुनरावलोकन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन क्या संविधान ने अगर संविधान संशोधन किया है अनुच्छेद 368 के तहत, तो स्टूडेंट जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, जो विधि होते हैं, वो संसद दो प्रकार से बनाती है। एक तो साधारण विधेयक से बनाती है और एक संविधान में संशोधन करके बनाती है। तो साधारण विधेयक से अगर संसद ने बनाया है कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट उसका पुनरावलोकन करेगी और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मौलिक अधिकारों को हनन करती है ये विधि, तो उसको ख़त्म भी कर देगी। तो शंकरी प्रसाद जी ने ये पूछा कि सर ठीक है, संविधान में अगर संशोधन किया है संसद ने अनुच्छेद 368 के तहत, क्या वो भी विधि मानी जाएगी? अर्थात साधारण विधेयक से कोई प्रस्ताव पास किया है, उसे विधि मानोगे आप और उसका पुनरावलोकन करोगे और उसको ख़त्म भी कर सकते हो अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। अगर संसद ने अनुच्छेद 368 के तहत कोई कानून बनाया है तो अनुच्छेद 368 को भी विधि माना जाएगा। तो स्टूडेंट शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया है उसको विधि नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट एक अगला केस आया 1965 में, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार। इसमें भी क्या कहा? इसमें भी यही कहा कि अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन है उसको विधि नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट इन दो केस में ये कहा 368 को हम विधि नहीं मानेंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ कि 1967 में एक केस आया गोलकनाथ वर्सेस भारत सरकार। तो गोलकनाथ वर्सेस भारत सरकार के मामले में जो न्यायपालिका थी, न्यायपालिका ने यू टर्न लिया और क्या कहा? ये कहा कि संविधान संशोधन को भी विधि माना जाएगा। अर्थात संविधान, हमारी संसद संविधान में संशोधन करती है अनुच्छेद 368 के तहत, उसको भी विधि माना जाएगा। अर्थात कोई संविधान में संशोधन करके कोई ऐसा नियम बनाया है जो मौलिक अधिकारों पर हावी हो रहा है या मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी भी सुनवाई कर सकता है। और केवल सुनवाई ही नहीं कर सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो संविधान संशोधन किया है, ये संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उस संविधान संशोधन को भी खारिज कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ये तीन केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1951, 1965, 1967, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसमें स्टूडेंट अनुच्छेद 368 को स्टूडेंट जो विधि है, विधि नहीं माना था। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार में जो अनुच्छेद 368 है, संविधान संशोधन है, इसको विधि नहीं माना था। लेकिन गोलकनाथ वाले में क्या किया स्टूडेंट कि संविधान संशोधन को विधि मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो स्टूडेंट ये अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब स्टूडेंट अनुच्छेद 14 की तरफ चलते हैं और मुख्य रूप से जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से ही स्टार्ट हुए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, और इस समानता के अधिकार में जो अनुच्छेद हैं वो 14 से 18 तक हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 समझते हैं। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब यह है कि कानून के सामने, विधि के सामने सभी समान होंगे। इसका मतलब स्टूडेंट यह है कि विधि के अर्थात कानून के सामने सभी समान होंगे। देश का कोई भी नागरिक हो वो विधि के समक्ष समान होगा, ये मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 14 में बताया गया है। तो स्टूडेंट जो विधि के समक्ष समानता है स्टूडेंट, इसी अनुच्छेद में एक और क्लॉज जुड़ा हुआ है, विधियों का समान संरक्षण। तो स्टूडेंट विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है? तो जैसा कि स्टूडेंट विधि के समक्ष समानता, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और स्टूडेंट ये विधियों का समान संरक्षण है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और ये हमने कहाँ से लिया है? ये यूएसए से लिया है। और स्टूडेंट इसी में दूसरा क्लॉज है, विधियों का समान संरक्षण, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि विधियों का समान संरक्षण, जो विधि है वो समान संरक्षित की जाए। जैसे दौड़ में स्टूडेंट 5 व्यक्तियों को दौड़ाया जाए, तो 5 व्यक्तियों को सरकार की नज़र में या जो भी दौड़ करवा रहा है उसकी नज़र में 5 व्यक्ति बिल्कुल बराबर होने चाहिए और 5 व्यक्तियों को रेस लगानी है। तो स्टूडेंट ये तो कॉन्सेप्ट हो गया विधि के समक्ष समानता वाला कॉन्सेप्ट। अब सोचिए स्टूडेंट, 5 व्यक्ति दौड़ लगा रहे हैं, उसमें 4 व्यक्ति बिल्कुल ठीक हैं और 1 व्यक्ति विकलांग है। तो स्टूडेंट इसके अनुसार सोचा जाएगा कि विधि के समक्ष समानता वाले कॉन्सेप्ट अगर सोचा जाएगा तो 5 के 5 व्यक्ति बिल्कुल समान होना चाहिए। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या विकलांग के साथ धोखा नहीं होगा? जो 4 बाकी व्यक्ति हैं वो तो अच्छे हैं, बिल्कुल फिट हैं, वो तो अच्छे से दौड़ लगा लेंगे, जो 5वां व्यक्ति है वो विकलांग है। तुम तो उन्हें समान समझ रहे हो। जब आप समान समझ रहे हो
तो उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विधि के समक्ष समानता वाला कॉन्सेप्ट निगेटिव है। और विधियों का समान संरक्षण क्या है? विधियों का समान संरक्षण ये है कि स्टूडेंट जितने भी विकलांग व्यक्ति हों उनको अलग से दौड़ाया जाए और जितने भी शारीरिक रूप से फिट हैं उनको अलग से दौड़ाया जाए। तो स्टूडेंट उन दोनों व्यक्तियों के साथ में, विकलांग वाले व्यक्तियों के संग में और जो फिट व्यक्ति हैं उनके संग में समान संरक्षण हो जाएगा कानून का। तो स्टूडेंट इस वाले कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझ गए होंगे कि विधियों का समान संरक्षण क्या है। विधियों का समान संरक्षण ये है कि एक जैसे जो व्यक्ति हैं उनके साथ उसी जैसा व्यवहार करो, एक समान मत करो सभी के साथ में। तो स्टूडेंट ये दोनों क्लॉज अनुच्छेद 14 में लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट विधि के समक्ष जो समानता है उसके कुछ अपवाद हैं, उसको समझते हैं। अपवाद में कौन कौन आता है? अपवाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल आते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, जो भी व्यक्ति हैं वो कानून के सामने, वो विधि के सामने सभी बराबर होंगे। लेकिन स्टूडेंट इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट दी गई है। विधि के सामने अर्थात कानून के सामने राष्ट्रपति और राज्यपाल बराबर नहीं होंगे। इन्हें छूट क्यों दी गई है? क्योंकि ये संवैधानिक पोस्ट पर होते हैं स्टूडेंट। तो इसको हम समझते हैं कार्यकाल के दौरान फौजदारी। स्टूडेंट फौजदारी जो मामला होता है उसे इंग्लिश में क्रिमिनल कहते हैं और जो दीवानी मामला होता है उसे इंग्लिश में सिविल कहते हैं। तो जो फौजदारी मामला होता है, जो क्रिमिनल मामला होता है, ये मामला कभी भी दर्ज नहीं हो सकता राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ। लेकिन स्टूडेंट दीवानी मामला होता है, जो सिविल मामला होता है, सिविल मामला क्या होता है? सिविल मामला होता है घरेलू मामला, जैसे पत्नी से जुड़ा हुआ कोई मामला है, ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई मामला है, या बेटा बेटी से जुड़ा हुआ कोई मामला है, ये मामला सिविल होते हैं। तो सिविल मामला राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी दर्ज हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें 2 महीने पूर्व नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। यानी कि कोई भी उनका बेटा गया और अपने पिताजी के खिलाफ, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ मामला दर्ज करवा रहा है, FIR दर्ज करवा रहा है, तो स्टूडेंट तुरंत नहीं दर्ज होगी, 2 महीने पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट राष्ट्रपति राज्यपाल पर क्रिमिनल मामला बिल्कुल नहीं चलता है। जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक, पद से हट जाएंगे फिर फौजदारी या क्रिमिनल मामला चलेगा। लेकिन स्टूडेंट जो दीवानी मामला होता है ये पद पर रहते हुए भी दर्ज हो जाता है, लेकिन 2 महीने पूर्व का नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय को। और स्टूडेंट राजदूत जो होते हैं इनको भी छूट दी जाती है। जो राजदूत होते हैं एम्बेसडर होते हैं, जैसे हमारे देश के राजदूत हर एक देश में हैं, वैसे ही दूसरे देशों के राजदूत भी भारत में होते हैं। वो राजदूत जो हैं दूसरे देशों के, उन पर भी कोई मामला नहीं चलता है, क्योंकि स्टूडेंट वो सरकारी मेहमान होता है, इसलिए उस पर कोई भी मामला नहीं चल सकता। तो स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूतों को इस वाले अनुच्छेद से दूर रखा जाता है। स्टूडेंट इसके बाद हम अनुच्छेद 15 समझेंगे। उससे पहले हम कुछ मौलिक अधिकार से जुड़े हुए बेसिक फैक्ट को समझते हैं, नोट में बताए गए हैं, नोट में समझते हैं। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और स्टूडेंट आपको पता होगा कि 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने संविधान सभा की भी मांग की थी। स्टूडेंट नेक्स्ट पूछा जाए कि मूल अधिकारों की लिखित मांग किसने की थी सबसे पहले, तो स्टूडेंट लिखित मांग नेहरू रिपोर्ट में की थी। और किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट में लिखित मांग की थी मूल अधिकारों की। स्टूडेंट कांग्रेस ने कब मांग की थी मूल अधिकारों की? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जी हाँ दोस्तों, जो कराची अधिवेशन हुआ था वो 1931 में हुआ था। और 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, 1931 में कराची में हुआ था। और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कराची में 1931 में। और इसी में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कब मांग की थी मौलिक अधिकारों की, या सरदार पटेल ने कब मांग की थी, मोतीलाल नेहरू ने कब की थी, और सबसे पहले किसने मांग की थी? स्टूडेंट महात्मा गांधी ने कब मांग की थी? तो महात्मा गांधी ने भी 1931 में की थी मांग। और 1931 में आपको पता होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो स्टूडेंट पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में होता है गोलमेज सम्मेलन। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने मूल अधिकारों की मांग की थी। स्टूडेंट एक फैक्ट को और समझते हैं। जब हमारे देश में स्वतंत्रता की बात चल रही थी और संविधान सभा की बात चल रही थी, उसी समय 1945 में एक तेज बहादुर सप्रू व्यक्ति थे। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। तो स्टूडेंट तेज बहादुर जो सप्रू थे, उन्होंने 1945 में
अधिकारों से जुड़ी हुई, मैं सिफारिश की अधिकारों से जुड़ी हुई। तो जो सिफारिश की थी अधिकारों के ऊपर, तो उस सिफारिश में क्या कहा गया था, उस सिफारिश में कहा गया था कि अधिकारों को 2 भागों में बांटो, यानी कि 2 भागों में बांट के अधिकार दीजिए आम जनता को। स्टूडेंट, एक मौलिक अधिकार थे और एक नीति निर्देशक तत्व थे। तो स्टूडेंट, समानता के अधिकार में ही अगले अनुच्छेद 15 को समझते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है स्टूडेंट? अनुच्छेद 15 में 6 क्लॉज हो गए हैं। अब मूल संविधान में स्टूडेंट इसमें 3 क्लॉज ही थे। तो पहला क्लॉज क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जो राज्य है, राज्य का मतलब हम पहले ही बता दिए थे, सरकार से, सरकार या कोई सरकारी संस्था। तो स्टूडेंट, सरकार और या कोई सरकारी संस्था धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पे, नस्ल के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 में फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है। सेकंड क्लॉज क्या है? जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान। स्टूडेंट, इसमें 5 आधार बताए गए हैं। जाति है, धर्म है, लिंग है, नस्ल है, जन्म स्थान है। और पहले क्लॉज में भी 5 आधार बताए गए हैं, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान। तो स्टूडेंट, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर राज्य व्यक्तियों को भेदभाव से रोकता है। स्टूडेंट, जो राज्य है यानी कि जो सरकार है और सरकारी संस्थाएं हैं वो तो भेदभाव नहीं करेंगी। और स्टूडेंट, जो सरकार और सरकारी संस्थाएं हैं ये आम जनता को, ये व्यक्तियों को भी भेदभाव करने से रोकेंगी। ये स्टूडेंट इसमें बताया गया है सेकंड क्लॉज में। 15 का थर्ड क्लॉज क्या है? राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है सकारात्मक। तो जैसा कि स्टूडेंट हम फर्स्ट क्लॉज में पढ़े थे अभी, लिंग के आधार पर सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन स्टूडेंट, क्लॉज 3 में ही क्या बताया गया है? राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। तो स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना है, लिंग के नाम पर ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे, फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है। और थर्ड क्लॉज में क्या बताया गया है कि सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए। स्टूडेंट, अनुच्छेद 15 का जो चौथा क्लॉज है, इस चौथे क्लॉज में क्या बताया गया है? राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC ST को शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हम आपको भी बताए थे, जो राज्य है वो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन स्टूडेंट, चौथे क्लॉज में आरक्षण की बात की गई। तो स्टूडेंट, जो आरक्षण की बात की गई है वो कैसा आरक्षण? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों उनको, और SC हों, ST हों, उनको शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये कब जोड़ा गया था? ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में ही जोड़ा गया था, चौथा क्लॉज। स्टूडेंट, इसी के तहत SC ST को आपने देखा होगा, जो भी यूनिवर्सिटियां होती हैं, जो भी संस्थान होते हैं शैक्षणिक, उनमें आरक्षण दिया जाता है कि SC की इतनी सीटें हैं, ST की इतनी सीटें हैं। लेकिन स्टूडेंट, शुरुआत में पिछड़े वर्ग को, OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया था। पिछड़ों को रिजर्वेशन 1990 में आकर मिला है। तो स्टूडेंट, हम 5वां क्लॉज समझते हैं अनुच्छेद 15 का। 5वें क्लॉज में क्या है? उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे IIT और IIM। तो स्टूडेंट, जैसे एम्स है, IIT है, IIM है, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान होते हैं, इन उच्च शैक्षणिक संस्थान में भी OBC SC ST को आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये स्टूडेंट कब जोड़ा गया था? तो 93वां संविधान संशोधन 2005 में। स्टूडेंट, आपको पता होगा मनमोहन जी की सरकार में एम्स में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था इसी मामले को लेके कि छोटे मोटे जो शैक्षणिक संस्थान हैं, छोटी मोटी जो यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें तो 1951 से ही दे दिया गया था। लेकिन जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें आरक्षण नहीं था। लेकिन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया गया था। तो स्टूडेंट, कब दिया गया था? 93वां संविधान संशोधन किया गया था 2005 में। उसके तहत OBC SC ST को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया गया था। तो स्टूडेंट, ये 5 क्लॉज पहले थे। अब स्टूडेंट, इसमें छठा क्लॉज भी जोड़ा गया है और छठा क्लॉज 2019 में जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट, जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण जो दिया गया है वो कहाँ जोड़ा गया है? वो अनुच्छेद 15 के 6 क्लॉज में जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट, 6 क्लॉज में 2 उप क्लॉज हैं, A और B। तो A जो उप क्लॉज है उसमें क्या जोड़ा गया है? उसमें जोड़ा गया है 15(4) और 15(5) के अलावा, अर्थात स्टूडेंट, जो 15(4) है ये और 15(5) है, इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए राज्य आरक्षण दे सकता है। तो स्टूडेंट, जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और इसके तहत मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से 10% जो आरक्षण दिया है वो इसी के तहत किया है। इसके बाद 6 क्लॉज के V उप क्लॉज जोड़ा गया और इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया
शिक्षण संस्थाओं में कुल सीटों का 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये किसके तहत हुआ है? जो 6 क्लॉज है, 6 क्लॉज का ए और बी उप क्लॉज 103 संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया है। और स्टूडेंट इसी क्लॉज के आधार पर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं सामान्य वर्ग के लोग, उनको आरक्षण दिया गया है। तो एक में क्या कहा गया है? इसमें एक में ये कहा गया है कि राज्य आरक्षण दे सकता है और जस्ट दूसरे में 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो ये दोनों उपक्लॉज जोड़े गए थे 2019 में। अब स्टूडेंट हम अनुच्छेद 16 समझते हैं। तो स्टूडेंट समानता के अधिकार में जो अनुच्छेद 16 है, इसमें क्या क्या है इसको समझते हैं। इसमें जो पहला क्लॉज है, इसमें स्टूडेंट लिखा हुआ है सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर नागरिकों को। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो नागरिक हैं स्टूडेंट, जो अनुच्छेद 14 था वो नागरिक हों या गैर नागरिक हों सबको मिलेगा, लेकिन अनुच्छेद जो 15 है और अनुच्छेद 16 है ये सिर्फ नागरिकों को ही मिलता है। अगर कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है उसको नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 16 का फर्स्ट क्लॉज में लिखा है सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर नागरिकों को। तो स्टूडेंट जो नागरिक हैं उनको जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें समान अवसर दिए जाएंगे, ये बताया गया है फर्स्ट क्लॉज में। और सेकंड क्लॉज में क्या बताया गया है? सेकंड क्लॉज में बताया गया है राज्य किसी भी नागरिक के रोजगार में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। स्टूडेंट इससे पहले हम 15 अनुच्छेद पढ़े थे और उसमें आपको 5 आधार बताए थे, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन स्टूडेंट अनुच्छेद 16 में जो सेकंड उप क्लॉज है, इसमें स्टूडेंट 7 आधार हैं। और 7 आधार कौन कौन से हैं? धर्म है, जाति है, लिंग है, नस्ल है, जन्म स्थान है, उद्भव है और निवास है। इन 7 आधारों पर जो राज्य है वो रोजगार के मामले पे भेदभाव नहीं करेगा, ये बताया गया है। स्टूडेंट जो थर्ड क्लॉज है इसमें क्या जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया है राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता था। तो स्टूडेंट चौथे सब क्लॉज को समझते हैं। अनुच्छेद 16 में सेवाओं में ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो इनके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट शैक्षणिक में, शिक्षा में जो रिजर्वेशन था वो अनुच्छेद 15 के तहत होता है, और जो रोजगार, जो सरकारी नौकरियों में होता है आरक्षण, वो अनुच्छेद 16 के तहत होता है। तो स्टूडेंट 16 का जो चौथा उपक्लॉज है उसमें क्या बताया गया है? सेवाओं में ओबीसी, एससी, एसटी का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है पर्याप्त तो क्या होगा? तो इनके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। 5वां क्लॉज समझते हैं स्टूडेंट। धार्मिक संस्था में कोई नियुक्ति होनी है तो वहाँ विशेष धर्म को वरीयता दी जाए। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा, मंदिर में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी है या मदरसा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी है तो स्टूडेंट मदरसा में किसी हिंदू व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट ये 5वां क्लॉज जोड़ा गया है अनुच्छेद 16 में। क्या जोड़ा गया है? किसी विशेष धर्म की संस्था में अगर नियुक्ति होनी होगी तो उसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। तो स्टूडेंट इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद स्टूडेंट जो 16 का 6 क्लॉज है, इसमें भी स्टूडेंट आरक्षण की बात की गई है और इसमें 10% आरक्षण की बात की गई है सामान्य वर्ग के लोगों को। तो जैसा कि स्टूडेंट अनुच्छेद 15 में जो 6 क्लॉज जुड़ा था उसमें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात की गई थी, और अनुच्छेद 16 में जो 6 क्लॉज जुड़ा है उसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई है। तो स्टूडेंट इसमें भी 2 उप क्लॉज जुड़े हैं 6 क्लॉज में। ए उप क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? ए उप क्लॉज में लिखा हुआ है 16(4) के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए सेवाओं में आरक्षण दे सकता है राज्य। और नेक्स्ट स्टूडेंट बी में क्या लिखा हुआ है? वी में लिखा हुआ है 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को दिया सेवाओं में, मतलब 10% आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं सामान्य वर्ग के, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो स्टूडेंट ए में लिखा कि जो कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, राज्य दे सकता है। और वी में लिखा है कि राज्य 10% आरक्षण दे रहा है। इसी प्रकार से स्टूडेंट 15 अनुच्छेद में भी 2 उपक्लॉज जोड़े गए थे। उसमें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया था और इसमें सेवाओं में आरक्षण दिया गया है। आई होप स्टूडेंट अनुच्छेद 15-16 अच्छे समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स जो समानता का मौलिक अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 17 को समझते हैं। अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब, अस्पृश्यता का मतलब होता है स्टूडेंट छुआछूत। अनुच्छेद 17 में स्टूडेंट छुआछूत के अंत के बारे में बात की गई है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है? छुआछूत को रोकने की भी बात की गई है
और अगर कोई छुआछूत करता है तो दंड का प्रावधान संसद बना सकती है। रोकने की भी बात की गई है और दंड के प्रावधान की भी बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अनुच्छेद 17 वाला कि अस्पृश्यता का अंत कहाँ है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 18 समझते हैं, उपाधियों का अंत। स्टूडेंट अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट उपाधियां क्या होती थी, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ लोगों को उपाधियां दी जाती थी, जैसे सर की, लॉर्ड की, वायसराय की, वीर बहादुर की इत्यादि ये उपाधियां दी जाती थीं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ये कहा गया कि जितनी भी उपाधियां हैं उन सब का अंत होगा। तो स्टूडेंट जो अनुच्छेद 18 है ये उसी समय के लिए प्रभावी था, वर्तमान में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो स्टूडेंट जो उपाधियां थीं अंग्रेज़ों के द्वारा दी हुई थी, सर, लॉर्ड, वायसराय, वीर बहादुर इत्यादि, इन सबको समाप्त किया गया था। स्टूडेंट जैसे डॉक्टर होता है, कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, डी और बड़ी आर, तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि उसने पीएचडी किया हुआ है। तो जो पीएचडी किया हुआ है वो डॉक्टर लगा सकता है, जिसने एमबीबीएस किया हुआ ये वाला डॉक्टर लगा सकता है, डी और छोटी आर। तो डी और छोटी आर वाला एमबीबीएस वाला डॉक्टर होता है, डी और बड़ी आर वाला पीएचडी वाला डॉक्टर होता है। तो ये डॉक्टर आप नाम के आगे लगा सकते हैं क्योंकि ये सम्मान होता है, उपाधि नहीं होती है। और मेजर है, कर्नल है, परमवीर है, वीर है इत्यादि ये भी लगा सकते हो क्योंकि ये भी सम्मान है। तो स्टूडेंट शिक्षा से जुड़े हुए या सेना से जुड़े हुए जो भी टाइटल मिलते हैं उनको आप नाम के आगे लगा सकते हो क्योंकि ये उपाधियां नहीं हैं, ये सम्मान है। और स्टूडेंट आपको एक बात और बताएं, जैसे कोई भी भारत का नागरिक है और कोई भी दूसरा देश उसको उपाधि देना चाहता है तो स्टूडेंट वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के बिना पूछे उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। आई होप स्टूडेंट समानता के अधिकार में जो 5 अनुच्छेद दिए हुए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट इसके दूसरे वीडियो में हम जो बाकी के 5 मौलिक अधिकार बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।